नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले काफी समय से इलेक्शन कमीशन को लेकर सरकार और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में एक लंबी लड़ाई देखने को मिल रही है। ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली कांग्रेस, राहुल गांधी जी वो लगातार आरोप लगाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस्ड है, वो फेवर करती है सरकार को, पीएम मोदी को। यहाँ पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया, एसआईआर का मुद्दा आप सब जानते ही हैं। तो इसकी वजह से क्या है ना कि यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में। और आप देख सकते हो यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कुछ यहां पर बहस देखने को मिलेगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा सरकार से कि सीजेआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का, उस पैनल में क्यों नहीं हो सकते। यहां पर सरकार का कहना है कि आपको क्या प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट नहीं है। तो इसी को लेकर हम डिटेल से समझेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, मतलब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, आजादी से लेकर अभी तक किस तरह से अपॉइंटमेंट होता था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, जो हमारा करंट बैच है उसके अंदर एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 5 अगस्त। इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एग्जामिन कर रहा है एक कानून। 2023 में कानून आया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, क्योंकि आपको याद होगा ये जो कानून था उसके अंदर जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको पैनल से, जो अपॉइंटमेंट पैनल होता है उससे हटा दिया गया और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको यहां पर डाल दिया गया। और इसीलिए कुछ पिटीशंस वगैरह गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसी को हमें समझना है। अब ये जो केस है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कोई भी दुनिया की डेमोक्रेसी, उसका 3 मेन पिलर्स होता है। एक होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। तो इलेक्शन कमीशन यहां पर जो पहला पिलर है उसको सेफगार्ड करती है कि हमारे देश में सही तरीके से इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो। और अगर लोगों का कॉन्फिडेंस इलेक्शन कमीशन पर नहीं रहेगा तो जो कॉन्फिडेंस होता है डेमोक्रेसी में, वही यहां पर कमजोर हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 324 के तहत इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए बोला था। अब देखिए क्या है ना, यहां पर आपको समझना है कि इलेक्शन कमीशन काफी इवॉल्व भी हुआ है। जैसे 1950 में इसका गठन किया गया, 1950 25 जनवरी इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है। इनिशियली क्या था कि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही कमिश्नर थे जिनको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। 1989 में कुछ समय के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आए, लेकिन फाइनली 1993 से इसको 3 मेंबर की बॉडी बना दी गई। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम सीईसी कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उनको सपोर्ट करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे। तो टोटल 3 मेंबर की बॉडी थी और ध्यान रखिएगा तीनों को इक्वल वोटिंग पावर यहां पर दिया गया था। और हमारा संविधान भी अगर आप देखोगे आर्टिकल 324, उसमें कहा गया है द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन शैल वेस्ट इन द इलेक्शन कमीशन। और यहां पर इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन मतलब ये जो 3 मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अब ये लिखा हुआ है आर्टिकल 324(2) में। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट अल्टीमेटली करेंगे तो प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट किसके बेसिस पर करेंगे, जो भी पार्लियामेंट में कानून बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब आप दुर्गति समझिए या फिर कुछ भी कहिए, लेकिन 73 ईयर्स तक, आजादी से लेकर 73 ईयर्स तक, आपको पता है मतलब पार्लियामेंट ने कानून ही नहीं बनाया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई 2023 के पहले। अगर आप देखोगे तो यहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट कैसे होते थे, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो कह दें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली प्रेसिडेंट को बोल देते थे कि हम चाहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हो, और प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ता था, प्रेसिडेंट उनको बना देते थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार जिसको चाहती वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता और यही चलता आ रहा था। और इसका मेन प्रॉब्लम क्यों था, क्योंकि 73 ईयर्स तक यहाँ पर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया ही नहीं था।
तो एक प्रकार से यहां पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट प्रैक्टिकली पूरा जो अपॉइंटमेंट है उसको कंट्रोल करती थी। अब यहीं पर क्रिटिक्स बार बार आर्गुमेंट देते रहते थे कि जो रेफरी है इलेक्शन का, वही अगर प्लेयर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा तो हम कैसे मानेंगे कि यहां पर सही तरीके से चीजें हो रही हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी और इसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और बोला गया पिटिशनर्स के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट खुद अकेले से इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट नहीं कर सकती। ये न्यूट्रलिटी को लेकर सवाल उठाता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मैटर सुना। और मैं आपको बता दूं 2023 में एक बड़ा जजमेंट आया था, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर आप देखोगे मार्च 2023 में यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पार्लियामेंट पिछले इतने दशकों से, ये मैंने आपको बताया ना 73 ईयर्स थे, वो फेल हो गई है कोई भी कानून बनाने में। ऑल्दो उसको कानून बनाना चाहिए था क्योंकि आर्टिकल 324 में लिखा हुआ था कि जो भी पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसके हिसाब से यहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना देती तब तक हम यहां पर 3 मेंबर की सिलेक्शन कमिटी बनाएंगे, वो यहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी। और ये 3 मेंबर्स की सिलेक्शन कमिटी कौन कौन होंगे इसके अंदर आप देख सकते हो। यहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मतलब 3 मेंबर की एक कमिटी है जो बेसिकली अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो कोर्ट का बेसिकली यही कहना था कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि चीजें इंडिपेंडेंट रहें, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल ना उठे, तो जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना देता। बेसिकली एक प्रकार से आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई देखो, आप तो ये काम कर नहीं रहे हो, कानून बना नहीं रहे हो, हम ही यहां पर बोल देते हैं कि कौन कौन होगा कमेटी में। ठीक है, अब ये हुआ। अब इसको देखते हुए सरकार को लगा कि भाई मतलब यहां पर अभी तक सरकार जिसको चाहती इलेक्शन कमिश्नर बना देती थी, अब यहां पर 3 मेंबर की कमेटी बन गई है। इसको देखते हुए जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने 2023 में कानून बना दिया एंड दिस कानून वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। अब इसमें देखिए सरकार ने क्या किया कि जो 3 मेंबर की कमिटी थी ना जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और जो तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको हटाकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पीएम के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, उनको यहां पर डाल दिया गया। तो ये 3 मेंबर की कमिटी बन गई। और इसीलिए आप देखोगे अभी आज के डेट में जो मामला गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इसी चीज को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा था, उल्टा सरकार ने यहां पर कानून पास करा दिया कि नहीं, जो पीएम के द्वारा अपॉइंट नॉमिनेट किए जाएंगे वो यहां पर इस कमेटी के अंदर रहेंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि पार्लियामेंट ने सीजीआई को क्यों हटाया। देखो गवर्नमेंट का क्या मतलब तथ्य है, गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि पार्लियामेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 324। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होता है उनका, जो अपॉइंटमेंट होगा जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आएगा। जुडिशरी शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर कमिटी में होनी चाहिए। और इसीलिए पार्लियामेंट ने अपना हक लिया और यहां पर ये कानून पास कर दिया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, यहां पर सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इस कमेटी में रहेंगे। अब देखिए इसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ सवाल पूछ रहा है सरकार से। 3-4 सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है 2 जजों की, उन्होंने देखिए पहला सवाल कहा कि चीफ जस्टिस को जो है यहां पर क्यों आपने हटाया, वाई एक्सक्लूड चीफ जस्टिस, जब हमने खुद यहां पर अपने जजमेंट में लिखा कि इसमें जुडिशियल पार्टिसिपेशन होगा, तो आपने उनको क्यों हटाया। पहला सवाल ये। दूसरा, यहां पर इलेक्शन कमीशन इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो क्या आपको नहीं लगता है कि विजिबली ये जो कमिटी है जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगी वो इंडिपेंडेंस दिखनी चाहिए। बेसिकली आप ये समझिए कि क्या होता है ना कि ये कहा जाता है कि भले ही आप कितना भी सही हो, लेकिन लोगों की नज़रों में ये दिखना चाहिए कि हाँ आप एक्चुअल में सही हैं। मतलब एक और क्वेश्चन पूछा गया, वुड पीपल परसीव द प्रोसेस एज सफिशिएंटली इंडिपेंडेंट, जब 2 मेंबर आपके कमिटी में एग्जीक्यूटिव से आ रहे हैं, सरकार से ही आ रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, फिर उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका क्या काम है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यही चीज कहा कि फेयरनेस मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट
बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू एग्जिस्ट। ये पब्लिक कॉन्फिडेंस इससे बढ़ाता है। और साथ ही साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा कि सीजीआई ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब हम सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, लोकपाल के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी जब सीजीआई आते हैं तो इसमें क्यों नहीं आ सकते। तो ये कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का था। उन्होंने कहा कि देखिए आपको पहले तो ट्रस्ट रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में है और यहाँ पर हम उनको ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते, वाई कांट वी ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये पहला आर्गुमेंट सरकार की तरफ से था एंड देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, ये चीज था। दूसरा, पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब आर्टिकल 324 में बोला गया है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसके हिसाब से होगा। अब हमने यहाँ पर कानून बना दिया है, अब आप इसको लेकर क्यों सवाल पूछ रहे हो। कोर्ट शुड नॉट रिप्लेस पार्लियामेंट पॉलिसी विथ इट्स ओन प्रेफरेंस। फिर तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। सरकार ये कह रही है कि जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट होता है वो सिंपली एग्जीक्यूटिव के द्वारा होना चाहिए, जजेस को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा है जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जुडिशरी को इंक्लूड करेगी अपॉइंटमेंट में, तो इसकी वजह से जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो रेखा होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज होती है, वो ब्लर हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया है, तो पिटीशनर्स बार बार यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहाँ पर हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए। ये बेटर होगा आगे के लिए, अभी के लिए, हर समय के लिए। तो आई होप आप समझ रहे हो कि अल्टीमेटली पिटीशनर कुछ और कह रहे हैं और सरकार कुछ और कह रही है। अब यहाँ से हो क्या सकता है, अभी देखो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अब डिपेंड करता है क्या फैसला सुनाती है। पहला तो यही है कि 2023 का जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट मान ले कि जो सरकार कह रही है सब ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है जो सीजीआई को एक्सक्लूड किया है सरकार ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दें और पार्लियामेंट को बोले कि आप वापस से कानून बनाइए। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर दें, मतलब ओवरऑल कानून वही रहेगा 2023 का, बट उसमें कह दे कि अगर मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन मना कर रहे हैं तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, फिर कोई और हो, उस तरह की कुछ चीजें कर दें विदाउट स्ट्राइकिंग डाउन द एक्ट। फिर इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच को ये मामला सौंप दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी या फिर जो भी है। देखते हैं अब अल्टीमेटली क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, इलेक्शन कमिश्नर्स अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय होम। जो मैंने आपको बताया ना 3 मेंबर की बॉडी होती है इलेक्शन कमिश्नर्स की, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाकर बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।